फाइन बच्चों। सो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट डाउट सेशन में मैंने आपको 1 to 46 तक डिस्कस किया था, फ्रॉम नरेंद्र अवस्थी एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? सो अभी जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस दिए हैं, बेस्ड ऑन दैट मैंने पहले ही मार्क कर लिया है कि आपको डाउट कहाँ पे, सो दैट मैं स्मूथली इसको कंडक्ट कर सकूं। तो जिसके भी डाउट होंगे, जैसे लास्ट क्लास में किया था, आपके अगर डाउट है तो आप आकर के तुरंत डिस्कस कर लोगे, एंड क्लियर हो जाए तो यू जस्ट गिव मी अ ग्रीन सिग्नल, ओके? सो तो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। तो 4.4 ग्राम पीस ऑफ सॉलिड आइस, देखो सॉलिड CO2 को सॉलिड आइस बोलते हैं ना, इज अलाउड टू sublime in a balloon, and the final volume of the balloon is 1 liter and 300 Kelvin. What is the pressure of the gas? तो 4.4 ग्राम ऑफ सॉलिड आइस था, और बोल रहा है कि जो सॉलिड था उसको पूरी तरीके से किसी बलून के अंदर भर दिया अच्छे से। तो ये जब बलून के अंदर भर रहा है तो बोल रहा है कि 1 लीटर बलून का है और 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो प्रेशर बताओ। तो क्या हो नहीं जाएगा बेटा? 4.4 ग्राम, इसका मतलब कितना मोल हुआ? मोल ऑफ CO2 4.4 अपॉन 44 यानी 0.1 मोल। 0.1 आ गया, आपको टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो क्या प्रेशर नहीं निकाल लोगे? PV इज इक्वल टू NRT लगा करके, बोलो। हो जाएगा ना? किसका डाउट था ये? बोलो भाई। चलो अरमान, आर यू देयर? यस सर, यस सर। तेरा ही डाउट था ना ये 49th? यस सर। तो बोलना, आया कि नहीं समझ आया? सर मैं रिएक्शन आपने कहा ना देना, वो दे रहा था बस। अरे बाबा, मैं अनम्यूट करके बोल रहा था बोलने के लिए, मेरे को क्या दिखेगा वो। अच्छा अच्छा, ओके सर। चल, ठीक है, ओके डन। तो तो ऐसा था ये, PV इज इक्वल टू NRT पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51। The intercept on the y-axis and the slope of the curve plotted between P by T versus T का ग्राफ बोल रहा है बनाने के लिए। Y एक्सिस पे P by T है, X एक्सिस पे T है। अ, अब आपको बोल रहा है कि इसका क्या निकालना है, द इंटरसेप्ट ऑन Y, मतलब इधर की तरफ कितना, कहाँ पे कट कर रहा है, एंड स्लोप कितना है। स्टोरी में क्या दिया हुआ है? फॉर एन आइडियल गैस हैविंग 10 मोल, कोई आइडियल गैस है जिसमें 10 मोल लिया हुआ है बेटा। कंटेनर रिजिड है, इसका मतलब कि वॉल्यूम बढ़ घट नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो PV इज इक्वल टू NRT में दो चीजें तो कांस्टेंट है, मोल एंड वॉल्यूम, दो कांस्टेंट कर दिया, है ना? और वॉल्यूम भी इसने दे रखा है कितना, 8.21। प्रेशर ATM में है, टेम्परेचर केल्विन में है, लॉग 2 का वैल्यू दे रखा है, आर रिस्पेक्टिवली। लॉग 2 की वैल्यू का कोई जरूरत ही नहीं था। अगर ये P बाई टी का ग्राफ है, अगर मतलब मैं सही, इस स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि P बाई टी विल बी NR/V। ये सुनो, बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो NR/V का वैल्यू तो निकल जाएगा, मोल 10 था, और R की वैल्यू ATM लीटर में 1/12 या 0.0821 होती है, इंटू टेम्परेचर 300 है बेटा, एंड डिवाइडेड बाई NR/V की वैल्यू मैं निकाल रहा था, सॉरी, तो टेम्परेचर का यहाँ पे कोई यूज नहीं है फिलहाल। बाई कितना करना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम 8.21, 8.21। तो क्या साफ दिख रहा है ये 1/10 आ गया, कट करके पूरा पूरा, यानी 0.1 आ गया। तो एक बात बताओ, P/T इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ग्राफ तो ऐसे आएगा, और इस तरह से ग्राफ आ रहा है, यानी पैरेलल टू X एक्सिस आ रहा है,
तो इन दोनों लाइंस के बीच में इन दोनों लाइंस के बीच में इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। भाई दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो tan 0 का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इसलिए स्लोप 0 होगा और इंटरसेप्ट जहां पे वो कट कर रहा है वो होगा 0.1। तो इसका कौन सा आंसर आएगा? कौन सा आंसर आएगा? बी पार्ट। हाँ जी, बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52। A helium atom at 300 Kelvin is released from surface of the earth to travel upward, assuming that it's undergoing no collision with other molecule. How high will coming to? देखो इसमें थोड़ा सा एक assumption है कि कहानी ये बोल रहा है कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ से एक हीलियम गैस है जो ऊपर की तरफ जा रही है, जिसका आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा बेटा, नीचे तो ग्रेविटी उसको खींच रहा है mg से, तो जित ये जाते 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 एक हाइट होगा जहां पे जाकर के इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी 0। और यहीं पे इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। बोलो। तो तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाऊं तो बोलूंगा कि जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि दोनों पोटेंशियल वहां पे मैक्सिमम है। तो m/g/h इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? के। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के का वैल्यू, एक पार्टिकल है ना, तो याद करो 3/2 nRT होता था। सो 3/2 नंबर ऑफ मोल कितना होगा? 1/एवोगाड्रो नंबर इंटू आर इंटू टी। आ रहा है बात समझ में सबको? बोलिए। तो आर एन एन ए ये सब की वैल्यू आपको मालूम है, एन इज एवोगाड्रो कांस्टेंट, वो पूरा उठा करके यहाँ रखना है। और मास आपको मालूम है, किसका पूछ रहा है ये? हीलियम है क्या? तो हीलियम का मास कितना होता है? आपको मास भी ऐसा ही यूनिट में रखना है। मास कितना रखोगे? 4 AMU। 4 AMU का मतलब 4 ग्राम पर मोल। इसको ग्राम से पहले किलोग्राम में बदलो। 4 × 10⁻³ kg/मोल। और इस मोल को भी, उधर भी है राइट साइड में, इधर भी है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करना हो तो मैं लिखूंगा 4 × 10⁻³ किलोग्राम अपॉन मोल। एम हो गया। जी कितना होता है? 9.8 या 10 देख लो, जो भी लेना हो, मीटर/सेकंड स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू 3/2 मोल कितना था? 1/एवोगाड्रो नंबर Na, जो कि यहाँ पे भी Na है मोल, इंटू आर इंटू टी। आर इस बारी ध्यान रखना SI यूनिट रखना, क्योंकि अब आंसर आपको किस में चाहिए? मीटर वगैरह में। तो SI यूनिट कितना होता है जी? 8.314 होता है। और टेम्परेचर आपको दिया ही है, तो भाई मोल मोल देखो कट गया ऊपर नीचे से। उसके बाद सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर लेना, सिर्फ कैलकुलेशन हो जाएगा। हम्म, हो जाएगा ना? किसका डाउट था भाई? हाँ बोलो ना यार तुम लोग, मुझे पता तो चले कि समझ आ गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, 54th। तो 54th में क्या है? टू इन्फ्लेटेड बलून 1 and 2। एक बलून ये है बाहर वाला, और एक है अंदर वाला, हैविंग वॉल्यूम 600 and 1500। अच्छा, अभी एक का इतना दिया है, दूसरे का 1500। 300 एट 300। अच्छा मेरे ख्याल से यहाँ देखो थोड़ा मिसप्रिंट है, नए वाले फॉर्म में मेरे ख्याल से ये नहीं होगा, पुराने वाले किताब में है, आप लोग चेक कर लेना नए वाले में। 300 केल्विन टेकन टेकन एज शोन इन डायग्राम। बोल रहा है टेम्परेचर 300 लिया हुआ है दोनों का, ठीक है। अब बोल रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इनर एंड आउटर बलून्स आर 800 एंड, मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो बोल रहा है जो 600 है ना, ये मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है? तो बोल रहा है 800 तक जा सकता है, इसकी कैपेसिटी। इसके बियॉन्ड करेंगे तो ये बस्ट हो जाएगा। और जो बाहर वाली बलून है बेटा, वो कहाँ तक जा सकती है? तो इन्होंने स्टोरी क्या समझाया, कहाँ तक जा सकती है?
बोलो ना, 1800 तक। यही है ना? यस सर। तो अब बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर मैं रेज कर रहा हूं, तो बताओ कौन सा बलून पहले बस्ट होगा। तो एक काम करते हैं, ये जो अंदर वाला है 600, इसका वॉल्यूम, दिस इज V1 एट टेम्परेचर T1। T1 कितना है? 300 पे। तो मैं ये निकाल लेना चाह रहा हूँ कौन से टेम्परेचर पे जाके ये बस्ट करेगा। तो PV इज इक्वल टू nRT। तो टेम्परेचर हमारा बदल रहा है, मोल फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, प्रेशर, प्रेशर भी बदल रहा है। हम्म। चलो, कोई नहीं, देखते हैं एक बारी। मान लो एज्यूम कर लिया कि दोनों पे, हालांकि ये बड़ा वियर्ड सा एजम्पशन है, क्योंकि अंदर वाले और बाहर वाले बलून पे प्रेशर सेम नहीं होगा। बट अगर मैं वेरिएबल मान लूंगा तो शायद कैलकुलेट ही ना कर पाऊं ना। तो फिलहाल मैं क्या मान रहा हूँ, दोनों का प्रेशर सेम है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अगर मैं लगाऊं तो ये, और प्रेशर सेम है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होगा। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो V1 इज 600 अपॉन T1 इज 300 इज इक्वल टू V2 हमें दिया हुआ है, और मुझे टेम्परेचर निकालना है कि जिसपे वो V2 अटेन हो जाए। V2 कितना बोला है? अंदर वाले बलून मैक्सिमम 800 जा सकता है, तो 800/T। तो ये डबल जीरो उड़ा दिया, तो और ये 3 से कितना गया? 2 टाइम्स। बोलो। सो 800/2 यानी टेम्परेचर कितना आ गया? 400 केल्विन। सो अगर अंदर का टेम्परेचर 400 केल्विन कर दूं और उससे थोड़ा भी आगे जाऊं तो ये बस्ट कर जाएगा। डू यू गाइस एग्री? बोलो, बोलो भाई। तो ऐसे ही ऊपर वाले के लिए मैं सोचूंगा, तो ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा? V1 कितना था उसका? 1500 ml दिखाया है इसने, है ना? ये दिखाया ना? बोलो यस सर। बेटा। तो अब इसके लिए ले लो 1800 ml एंड उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। तो ऐसे ही आप दूसरे वाले के लिए टेम्परेचर निकाल लोगे T2, जैसे मैंने इसके लिए निकाला। अब उन दोनों में कंपेयर कर लेना कौन पहले आता है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़ा सा, मतलब और रिफाइन होता क्वेश्चन अगर इन्होंने बड़ा क्लियरली प्रेशर के बारे में कुछ मेंशन कर रखा होता। अदरवाइज वो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से कर। तो आप देख लेना, अगर अंदर वाले बलून का कम ही टेम्परेचर पे बस्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होगा, इनर बलून विल बस्ट फर्स्ट, है ना? वो, या बाहर वाले का होगा तो वो देख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, आओ देखो इस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे टैकल करते हैं। जैसे एक 57 है एंड 58 है ना, ये इसका एक थियरी है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर आते हैं हम लोग इसे बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये सब जो डिवाइसेस होते हैं ना, ये जो ऐसे यू फॉर्म में एक ट्यूब बना हुआ है, इसमें कुछ दूर तक गैसेस हैं, फिर उसके बाद आप देखो लिक्विड लिक्विड बना है। तो पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो भी लिक्विड होता है ना, इसके अंदर गैस भर रखा है। देखो जो मैं अभी आपके सामने ये पॉइंटर कर रहा हूँ, इसके अंदर गैस भर रखा है। तो जब भी गैस आप भरोगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो इस लिक्विड पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसको हम प्रेशर ड्यू टू गैस बोलेंगे। और नेचुरली अगर वो apparatus आपका एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर आता है वो यहाँ लगेगा, PATM। अब नेचुरल सी बात बताओ बेटा,
इन दोनों में हाइट का डिफरेंस कितना है, जहां पे लिक्विड ऊपर वाली है और नीचे वाली लिक्विड का लेयर है, इसके बीच का हाइट का डिफरेंस क्या है, एच। मगर मैं मान लूं, तो हमेशा याद रखना रिलेशन होता है पी, जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज्यादा होगा, या डिफरेंस ऑफ प्रेशर हायर माइनस लोअर, गैस का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू हाइट इनटू जो भी लिक्विड इस ट्यूब के अंदर भरा हुआ है उसका डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रिलेशन होता है। सो डिफरेंस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हाइट, कितना हाइट का डिफरेंस है, इनटू रो, रो किसका बेटा, दिस रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ये लॉ होता है, मतलब एक सिंपल फ्लूइड मैकेनिक्स का एक डेरिवेशन है। ये फिजिक्स में आता है मेनली, बट चलो क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड है, मैनोमीटर है, इसलिए केमिस्ट्री में भी कभी कदार एक्सटेंड कर देते हैं आइडिया। तो आप यही याद रखना ना, ऐसा होता है। वर्टिकल हाइट हमेशा लेते हैं। मान लो अगर इसे टिल्टेड भी कर दिया ना, तो हम ये हाइट लेंगे। जैसे मान लो लिक्विड यहाँ है और फिर यहाँ है, तो हमें ये हाइट लेना है, सिर्फ वर्टिकल हाइट, स्लैंट हाइट नहीं होता है, वर्टिकल हाइट होता है। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। तो अब इस कहानी को देखो तो क्या लिखा है, मैनोमीटर अटैच टू ए फ्लास्क कंटेन्स अमोनिया गैस एंड हैव नो डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इनिशियली एज शोन इन द डायग्राम। इसका मतलब ये है कि जो अमोनिया गैस का प्रेशर है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इनके दोनों में कोई लेवल का डिफरेंस नहीं है, ये टर्म जीरो हो जाएगा। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? तो प्रेशर ड्यू टू अमोनिया एट टी इज इक्वल टू जीरो विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी कॉलम के हाइट के फॉर्म में दिया है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम का हाइट होगा। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क अमोनिया इज पार्शियली डिसोसिएटेड। बोल रहा है कि स्पार्क क्रिएट करने के बाद अमोनिया थोड़ा सा टूट गया। अब जब ये थोड़ा सा टूटेगा, तो पहले ये 76 के बराबर था, प्रेशर के बराबर ना। तो मैं, आप अगर देखो बाकी कंडीशन टेम्परेचर एंड चीजों की लगभग लगभग एक जैसी हो, और टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम कुछ खास नहीं हो, तो हम प्रेशर वॉल्यूम को प्रोपोर्शनल मान सकते हैं, सॉरी, प्रेशर एंड मोल को प्रोपोर्शनल मान सकते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर अगर हम मैं सेम रखूं और आर की वैल्यू सेम है, वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस ना हो, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल। तो मैं मान लूंगा कि पहले 76 था, अब 76 में से 2x कुछ निकला, तो ये x और ये 3x बन गया। नाउ इट हैव डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन मर्क्यूरी कॉलम। तो अब बताओ, जैसे ही आप तोड़ोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि अमोनिया का पार्टिकल दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल पार्टिकल कितना हो गया, 76 माइनस 2x प्लस x प्लस 3x। प्रेशर के टर्म में बोलूं तो ये 76 प्लस 2x हो जाएगा प्रेशर। तो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू गैसियस मिक्सचर आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये वो वाली बात हो गई जो मैं यहाँ आपको समझा रहा था इस जगह पे ना, कि अब जब टूटेगा तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये हाइट इसको पुश करेगा, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो यही डिस्टेंस जो इनके बीच का गैप आएगा ना, ये इन्होंने दिया है 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम एच रो जी वाले से। तो हम ऐसा बोलेंगे कि प्रेशर ड्यू टू गैस माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, मर्क्यूरी कॉलम के लेंथ में गैप कितना है, सीधा सीधा हाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मर्क्यूरी का ही हम लेफ्ट में भी कर रहे हैं। तो कितना रखेंगे इसको, तो सीधा सीधा 6 सेंटीमीटर का रख देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 6 सेंटीमीटर ही है आई गेस। हाँ जी। तो मर्क्यूरी के हाइट के टर्म में ही प्रेशर लिख दो, तो जरूरत नहीं पड़ेगा एच रो जी लिखने का पूरा पूरा। ठीक है, इतना ऑफ मर्क्यूरी। तो बात खत्म हो गया कि गैस का जो प्रेशर है, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था पहले, 76 इज इक्वल टू 6। तो गैस का प्रेशर कितना हो गया, 76 प्लस 6 मिला के कितना हो गया भाई, 82 हो गया। और गैस का प्रेशर था कितना, वो हमने लिखा था 76 प्लस 2x। तो यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 3 आ गई ना।
अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। तो बड़ा आसान सा है, हाइड्रोजन की वजह से प्रेशर देखो यहाँ पे कितना था, 3x था। तो मैं उसी को लिख दूंगा, x की वैल्यू 3 आई, तो प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन विल बी 3 × 3, कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यानी ये आंसर है। तो मैंने बेटा बस इतना सा आपको समझाया कि अगर दो तरफ आपके गैसेस हो और बीच में कोई लिक्विड भर रखा हो, तो अगर इनके बीच में हाइट का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो एक तरफ वाली प्रेशर है और जो दूसरे तरफ वाली प्रेशर है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों सेम होंगे, जितना ये धक्का दे रहा है इतना ये, तो दोनों एक लेवल में आ जाएंगे। तो, तो इस वजह से लेवल का डिफरेंस क्रिएट होता है, और यही दोनों का जो प्रेशर का डिफरेंस है वो एच रो जी होता है। इस एच रो जी को अगर मर्क्यूरी कॉलम के फॉर्म में लिखना है तो सीधा सीधा हाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर को आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फ्लूइड में आपको और डिटेल में थोड़ा पढ़ोगे कि ये डिराइव कैसे होता है। अभी तो बस मैंने आपको क्वालिटेटिव एक तरीका समझाया। अब ठीक वैसे ही 58 भी समझेंगे। तो बोल रहा है कोई आइडियल गैस है कलेक्टेड बाई द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, सेलेक्ट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गैस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब लिया है सच दैट कि ऊपर गैस यहाँ ट्रैप हो गया है, और नीचे आपको ये एच हाइट तक दिखा रहा है, और ये लिक्विड वाटर है। अब क्या पूछ रहा है कि गैस के प्रेशर के बारे में आप समझाइए यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा इसलिए हो गया, है ना, थोड़ा सा अलग सा इसलिए हो गया इसमें, क्योंकि इसमें दो दो चीजें इकट्ठे पूछ दी है। एक तो एक्वस टेंशन क्या होता है, आपको ये भी समझना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरी चीज जो भी है इसके अंदर, वो है हाइट वाला चीज जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो अगर मैं नॉर्मली ऐसे सोचूं कि ऊपर जो कुछ भी है, देखो ये अगर लिक्विड है बेटा H2O, तो यहां से इवोपोरेट होकर के क्या आएगा, लिक्विड का वेपर भी आएगा। तो ऊपर जो यहाँ गैस बना रखा है, तो यहाँ बेसिकली गैस प्लस वेपर होगा, आइडियल गैस प्लस वेपर होगा। ये गैस नहीं बल्कि आइडियल गैस लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। अब यहाँ का जो टोटल प्रेशर है पीटी, और याद करो इस जगह पे जो प्रेशर है और नीचे जो एच हाइट पे जो प्रेशर है ये ओपन है एटमॉस्फेयर से, तो क्या ये 1 atm है, मैं बोल सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि प्रेशर जो गैस का है वो कम होगा, और नीचे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा होगा, यानी पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी ड्यू टू गैस प्लस वेपर शुड बी इक्वल टू हाइट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, ये वाटर है ना, हाइट एच रो इंटू जी, एच इंटू रो इंटू जी, ठीक है, एच इंटू रो इंटू जी। अब ये रो किसका है, नेचुरली लिक्विड वाटर का, ठीक है। तो अब सारा पंगा बस ये है कि भाई प्रेशर, ये जो टी है यानी टोटल प्रेशर है, इसको मैं थोड़ा सा और नॉर्मल लिखना चाहूंगा, पी एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एच रो जी, और यही वैल्यू इक्वल होगी किसके, पी टोटल के। अब इस टोटल प्रेशर में भी दो कंपोनेंट है, एक है प्रेशर ड्यू टू वाटर एंड दूसरा है प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस। तो मैं इसको उल्टा थोड़ा करके लिखता हूँ, प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर इज इक्वल टू, मतलब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ और इसको उधर लिख रहा हूँ, सो पी एटमॉस्फेयर माइनस एच रो जी। अब देखो जो वाटर का प्रेशर होता है ना बेटा, इसी को एक्वस टेंशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेशर ड्यू टू वेपर ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज एक्वस टेंशन। तो अब ये इधर से इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्वस टेंशन उसमें से माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा पी एटीएम माइनस एक्वस टेंशन एंड प्लस
H into rho into G. This will be your total pressure. लेकिन लेकिन आप देखो, इसमें से कोई भी ग्राफ को इस तरीके से दिखाया नहीं है इन्होंने, बल्कि इन्होंने क्या दिखाया है, H/13.6 दिखाया हुआ। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ये जो H मैंने लिखा है, H रो जी, इसको मैं मर्क्यूरी के टर्म में बदलने की कोशिश करता हूं, अगर इनकेस उस टर्म में हमें आंसर चाहिए तो ना। आंसर अगर हमें उस टर्म में चाहिए तो हमें उसी में करना पड़ेगा। तो देखो, हमेशा आ, जो प्रेशर है वो कितना फोर्स लग रहा है उसके वजह से आता है पर यूनिट एरिया। और फोर्स किसके बराबर होता है, m इंटू जी के, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम जी के। और ये जो एम जी निकल के आ रहा है, ये दो दो चीजों का फोर्स तभी इक्वल हो सकता है जब उनका मासेस सेम होता, कि जी का वैल्यू तो दोनों के लिए सेम ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप चाह रहे हो कि ये जो एच रो जी ड्यू टू वाटर है, अगर आप इसको मर्क्यूरी के टर्म में मेजर करना चाहते हो, यानी H2 ρ2 इंटू जी इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि उसके टर्म में हम प्रेशर लिखते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एच एच हमें दिया ही है, रो वाटर का कितना है 1 ग्राम/ml, इंटू जी कितना है बेटा, वो तो वही रहने दो, इज इक्वल टू H2 मतलब हाइट इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इंटू 13.6, क्योंकि मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6, जी जी कट जाएगा। तो बेटा H2 का जो वैल्यू आएगा वो H/13.6 आएगा। तो अगर एटमॉस्फेरिक यूनिट में लिखना चाह रहे हो, तो यहाँ हाइट डिवाइडेड बाई, यानी इसी रिलेशन को आप इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम हाइट, एक्वस टेंशन एंड एंड प्लस H/13.6 लिख सकते हो। अगेन मैंने आपको ये जस्ट ऐसे समझाया है, डिटेल इसका डेरिवेशन एच रो जी कैसे आता है, ये सारे चीजों के बारे में आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। तो अगर अभी आ गया है बात समझ में तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया है तो आगे चल करके आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं। सो आई होप कि चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। आप एक बारी आप दोबारा ट्राई करोगे तो थोड़ा पता चलेगा। ठीक है, वैसे ही आप ट्राई कर लेना 60th के बारे में भी, टाइम लगे तो। हालांकि अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में मैं इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस नहीं डाल रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, राइट। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, the total pressure of the mixture of oxygen and hydrogen is 1 atm. The mixture is ignited and the water is removed. The remaining gas is pure hydrogen and exerts a pressure of 0.4 atm. When measured at the same value of T and V, the original mixture, what was the composition of the original mixture in the mole percent? ठीक है, कुछ नहीं बेटा, इसमें कहानी ये बता रहा है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज 1 atm। बोल रहा है H2NO2 है, ये इनिशियल जो मिक्सचर है इसका 1 atm प्रेशर। अब इसने कॉम्पोजिशन नहीं दिया है। अब बोल रहा है मिक्सचर इज इग्नाइटेड एंड, इग्नाइट करने के बाद क्या बनेगा भाई, जब आप इसको इग्नाइट करोगे तो H2O बन जाएगा। अब H2O लिक्विड है तो लिक्विड की वजह से कोई प्रेशर आएगा नहीं। एंड द वाटर इज रिमूव, द रिमेनिंग गैस इज प्योर हाइड्रोजन। बोल रहा है कि प्योर हाइड्रोजन उसके अंदर बचा रह गया था। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो इसको आप बैलेंस कर लो, 2H2 + O2 फॉर्मिंग H2O, है ना। अब टोटल प्रेशर 1 atm लिखा है, तो आप ऐसा मान लो, टोटल प्रेशर 1 atm है ना, तो यानी इसका x मान लो, इसका 1 - x मान लो, प्रेशर के टर्म में मैं बोल रहा हूँ। द मिक्सचर इग्नाइटेड, रिमेनिंग गैस exerts a pressure of 0.4 atm. सो 0.4 atm का प्रेशर बाद में बचता है, यानी या एक काम करो, x में क्योंकि हम डील करते हैं तो कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए बेटर है कि आप इसको ना a n1 - मान लिया मैंने कि इसका a atm आ रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 - a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a -
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? O2। तो यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 टेकन इनिशियली, उसमें से x निकाल रहा हूं, तो ये 0 के बराबर हो जा रहा है। जबकि ये कितना है? A-2x है, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया, x=1 - a। दिस इज रिलेशन नंबर 1। दूसरा क्या आ गया मेरे पास कि इसने बोला है कि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो A-2x जो बचा रह गया था हमारे पास, वो वैल्यू इसने क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है इसने? इसने बोल रखा है 0.4 है। तो सर ये इसको जीरो, -2x कहाँ से आया था? A-2x थे। अब देख यही है ना, ABCD ले लिया तो थोड़ा दर्द होने लगा तुम लोग को। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से 2H2 ले लिया और O2 ले लिया, फॉर्मिंग H2O। यहाँ तक क्लियर है? H2O नहीं बल्कि 2H2O बनेगा। हाँ सर ठीक है। अब अगर मान ले ये 5 मोल रहता है, ये 10 मोल रहता, तो इसको 5 - 2x लिखता ना, और इसको 10 - x लिखता। जी तो यही तो किया है, इसके मोल बस 5 के बजाय मैं प्रेशर के टर्म में ले लिया हूँ, AN1 - A। तो ये A-2x होगा, और ये क्या होगा? दिस -x होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ठीक है ना? तो अब बाद में क्या बोला है कि इसने A-2x की वैल्यू कितनी बच गई? 0.4। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गया बेटा, A और X में। क्या दो इक्वेशन है, सामने सामने सॉल्व करके निकाल नहीं लोगे कौन कितना है? A निकल जाएगा, X निकल जाएगा, A मालूम चल जाए तो ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हो जाएगा ना? हम्म। यस सर। चलो ठीक है, तो बस ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेना, हो जाए। हाँ जी। आइए 68 देखते हैं। P and pH with the partial pressure of H2O and vapor H2O respectively in the percentage। देखो बेटा, एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। वो होता है कि जैसे मान लो किसी भी जगह पे आ वाटर का अपना एक वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है। लिक्विड वाटर वेपराइज जब भी करता है तो इक्विलिब्रियम अगर स्टैब्लिश हो जाए तो ऊपर एक फिक्स प्रेशर स्टैब्लिश करता है, पी, जिसको हम लोग बोलते हैं P0। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो तो ऊपर का जो प्रेशर होता है हमेशा इस P0 जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे थोड़ा कम ही होता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि भाई कितना अभी उसका प्रेशर आ रहा है ड्यू टू वाटर, और कितना मैक्सिमम हो सकता है इनटू 100। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है P and PS विद पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस एंड वेपर ऑफ H2O लिक्विड। यानी ये बता रहा है प्रेशर कितना है अभी गैस की वजह से, और अगर वेपर H2O का होता लिक्विड से जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका प्रेशर कितना है। इसने बता दिया है कि PS मान लीजिए उसको, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल रहा है, तो बड़ा आसान सो है। तो PS/P × 100 आएगा आंसर। ये फिक्स फॉर्मूला है ना? चलो, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 77 पे। अब इसके अंदर क्या है? A jar contains a gas and few drops of water. The pressure in the jar is 830 and the jar is reduced to 1 में ठीक है। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये एक थियरी पे बेस्ड है, वो मैं आपको एक बारी थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। बेसिकली ये चीज आप थोड़ा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्यूशन में पढ़ोगे, लेकिन चलो अभी मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है बेटा कि अगर आपने कोई लिक्विड ले रखा है ना, तो लिक्विड से जो वेपर बन करके ऊपर जाते हैं, इंटरेस्टिंगली अगर लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया हो तो इसके ऊपर का प्रेशर P0 ही रहता है, यानी फिक्स्ड वैल्यू रहता है। अब वो चाहे बड़ा डब्बा ले लो या छोटा डब्बा ले लो, अगर लिक्विड सेम है, टेम्परेचर सेम है और लिक्विड एग्जिस्ट करता है, तो ऊपर कितना बड़ा डब्बा ले रखा है, कितना बड़ा स्पेस है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। हमेशा ऊपर का प्रेशर P0 होता है। अब अगर थोड़ा सा आपको मैं रिलेट करवाऊं,
तो याद करो जब हम लोग लिक्विफिकेशन पढ़ रहे थे गैसेस का, तो पहले वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ता था, और फिर एकदम से कांस्टेंट हो जाता था, और फिर एकदम से स्पाइक करता था। तो याद करो ये जो जोन था जिसमें ये कांस्टेंट हो गया था, यहीं पे मैंने बताया था ना आपको, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बोलो। और इधर प्योर वेपर एग्जिस्ट करता है, और इस साइड प्योर लिक्विड एग्जिस्ट करता है। यस और नो? अरे बोलो भाई। तो यस यही है वो जो मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर अंदर डब्बे में लिक्विड है, तो ऊपर का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट ही होगा, फिक्स्ड वैल्यू जो यहाँ पे थी। तो अब अगर इतनी बात समझ गए हो तुम लोग, तो अ जार कंटेन्स अ गैस एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, द प्रेशर इन द जार इज 830 बोल रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द जार इज रिड्यूस्ड बाई 1%। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टू टेम्परेचर आर इतना एंड इतना। कैलकुलेट द न्यू प्रेशर इन द जार। ठीक है, देखो। तो पहले जब जार था तो उस समय 830 प्रेशर दिया था एक जार के अंदर। अब उस 830 में आपको मालूम है पी ड्यू टू वाटर वेपर भी होगा, और दूसरा आइडियल गैस का भी होगा। तो वाटर वेपर का अब इसने लिख रखा है कि 30 है पहले। तो यार यहाँ 30 कर दोगे तो प्रेशर ड्यू टू आइडियल गैस कितना आ जाएगा फिर? 800। अब बताओ, जैसे ही उसने रिड्यूस किया टेम्परेचर 1% से, तो टेम्परेचर जैसे ही आप रिड्यूस करोगे बेटा, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? भाई टेम्परेचर कम करोगे तो नेचुरली आपका प्रेशर भी कम होगा, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो। क्योंकि प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी। मोल आपने आइडियल गैस का फिक्स्ड रखा है, और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो प्रेशर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस ये सिर्फ आप आइडियल गैस के लिए लगा सकते हो, रियल गैस के लिए नहीं लगा सकते। रियल गैस का प्रेशर तो बेसिकली दिए रखा है, वो 25 mm है। जो लिक्विड से वेपर बन रहा है वो रियल गैस की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, वेपर। उसका तो उसने दे रखा है सेकंड केस में 25 mm, है ना। तो अब आपको बेसिकली ये निकालना है कि एक का तो 25 हो गया, दूसरे का प्रेशर कितना होगा, यही क्वेश्चन निकालना है ड्यू टू आइडियल गैस। तो आप यही लगा दो बेटा। तो इसने 1% रिड्यूस बोला है, तो आप निकाल नहीं लोगे जी। P/T इज अ कांस्टेंट। यानी यानी मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2? बोल सकता हूँ? क्या यहाँ बोल सकता हूँ P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2? अब इसने बोला है 1% ड्रॉप कर दिया इसने टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में। तो 1% ड्रॉप होने का मतलब क्या हो गया? या मैं इसे P2/P1 लिख लूं इज इक्वल टू T2/T1। 1% ड्रॉप होने का मतलब क्या हो गया? जो बाद का टेम्परेचर है T2 इज बेसिकली T1 माइनस T1 का 1/100। तो बस यही T2 का वैल्यू यहाँ रख दो, उसके हिसाब से आपका P2 आ जाएगा, क्योंकि P1 आपने निकाला था अभी 800 आया था। और P2 मिल जाए और वाटर का प्रेशर दिया है, दोनों जोड़ दोगे, P2 आइडियल गैस का प्रेशर प्लस वाटर गैस का प्रेशर, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा? ऐड करोगे तो दोनों मिला करके जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी प्रेशर इनसाइड द कंटेनर। ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें छोटी छोटी चीजें थी काफी। सो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। बिल्कुल उसी पे है, देखो आगे वाला भी प्रॉब्लम 83 भी। हालांकि मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस तरह से के रिलेटेड न्यूमेरिकल जिसमें वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर का यूज है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है अभी के। तो आई गेस आप अगर इनको छोड़ भी देते हो तो चलेगा। तो इफ आई कंसिडर दैट, आई थिंक वी आर डन विद दिस। तो ठीक है, बाकी ठीक का है सर। प्रॉब्लम। हाँ बोलो।
सर कैन एक बार 78 क्वेश्चन देख लो। O2 SO2 are filled in the ratio 1:3 with of 27. The partial pressure of O2 is 0.6. The concentration of SO2 would be. क्या दिक्कत है इसमें? सर मेरा आंसर ना डबल आ रहा है बट बाकियों का आंसर मैच कर रहा था, मतलब इसका बी पार्ट नहीं, में मेरा 0.072 आ रहा है आंसर। बोल रहा है कि पूरे डब्बे का वॉल्यूम 3 लीटर है, जिसमें O2 और SO2 का जो रेशियो है 1:2 है, 1:3 है ना? 3 लीटर है और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 27, मतलब 300 केल्विन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी इसने दे रखा है। इसमें क्या चाहिए और तुमको भाई? सर मैंने पी, ने दो मेथड से किया था, एक देखो मेथड से देखो, मैच कर रहा था, एक मेथड से आंसर मैच नहीं कर रहा था। तुमने मेरे ख्याल से वॉल्यूम गलत ले रखा होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 इंटू RT/V करोगी तो V क्या रखा है तुमने? सर सर मैंने ना इसको डायरेक्ट किया था जैसे आपने करवाया था ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल, ये जो है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सही तो किया तो है। मैंने, हाँ तो उससे आंसर डबल आ रहा है। नहीं, एक सेकेंड। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 पूछा है इसने, मतलब मोलैरिटी पूछा है। तुम निकाल क्या रही हो? मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है इसने, मोलैरिटी पूछा है। नहीं सर, मैं मोलारिटी ही निकाल रही थी। पहले मैंने टोटल प्रेशर निकाला क्योंकि मैं ऑक्सीजन का प्रेशर लिया था, उस टोटल प्रेशर से मैंने सल्फर का SO2 का पार्शियल प्रेशर निकाला, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर PV इज इक्वल टू NRT लगाया। अच्छा चल ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बारी। PO2 विल बी इक्वल टू NO2 इंटू RT/V। एक तो ये तरीका है निकालने का। दूसरा है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू टोटल प्रेशर। तो इससे निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा ना PO2 का। कितना आएगा? XO2 कितना आएगा? 1/4 इंटू टोटल प्रेशर कितना था? टोटल प्रेशर तो नहीं बताया इसने, पार्शियल प्रेशर बताया 0.4। तो हाँ यहां से टोटल टोटल प्रेशर निकल गया कितना? 1.6। सर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0.6 है। अच्छा तो 0.6 कर लो, 2.4 हो गया फिर। हाँ जी। अब यहां से तुम क्या निकाल लो? प्रेशर ड्यू टू, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू SO2, दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 इंटू टोटल प्रेशर। तो 2.4 आ गया यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। अब ये कैसे निकलेगा? तो मोल फ्रैक्शन आपको मालूम ही है, 3/4 है यहाँ पे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ 2.4। 1.8 आ गया क्या ये ATM में? हाँ जी सर। तो अब क्या दिक्कत है जी? अब तो हो गया ना। प्रेशर ऑफ SO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। इसने प्रेशर आपने निकाला तो आ ही गया, कितना आया? 1.8। यहाँ रख दो 1.8। सर यही किया, इससे आंसर डबल आ रहा था बट फिर एक दूसरे मेथड से किया, उससे आंसर सही कर मैच कर गया था। नहीं, डबल क्यों आएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2, R इंटू टी का वैल्यू नीचे लाके डिवाइड कर दो। टेम्परेचर तो दिया ही है इन्होंने 300। डबल नहीं आएगा, इससे जो भी आएगा वो सही आएगा। ओके सर, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूंगी दोबारा। चेक कर लेना, कोई बात। ओके, ठीक है थैंक यू बच्चों, सर। तो इसी के साथ आज का डाउट सेशन अभी यहाँ खत्म करते हैं। बाकी आप लोग एक रिवीजन ले लो। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। थैंक यू सर।